दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपकी तैयारी धूमधाम से चल रही होगी। तो आज का वीडियो थर्मोडायनेमिक्स सीरीज के क्रम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पे बेस्ड होगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक 1 क्वेश्चन नंबर 1, राइट। टॉपिक 1 में टेम्परेचर एंड जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस? एक्सोथर्मिक प्रोसेस मीन्स डेल्टा एच नेगेटिव, मतलब हीट इज released out of the system. It is releasing, right, after the reaction, you can say. The option is sublimation of camphor. All of the options देखो बीच में दे दिया है। Evaporation of water, reaction of water with quicklime। यहाँ पे दिख रहा है कि reaction of water with quicklime। क्विकलाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। वाटर से रिएक्शन करते हो आप, वाटर में डालते हो चूना को, तो क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है कि नहीं, हीट के फॉर्म में। ठीक है, ये आपका यहाँ तक क्लियर है। एक्सोथर्मिक। विच आर द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मैंने बता रखा है। एक्सटेंसिव मतलब जो मास पर डिपेंड करे, है ना, मास के अनुसार चेंज हो, राइट। एक्सटेंड, ठीक है, चेंज, ठीक है, सब्जेक्टेड टू एक्सटेंड, राइट। तो देखो यहाँ पे आपका जो डेंसिटी है, डेंसिटी तो चेंज होने वाला है नहीं, रो तो फिक्स होता है किसी भी मैटर का। वॉल्यूम, बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है, मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है। वॉल्यूम जो है, मान लो कि ये तुम्हारा कोई कंटेनर है, ठीक है, इसमें इतना एक्सटेंट, इतना बड़ा कंटेनर है। अगर इसको साइज को मान लो कि हम इमेजिनरी 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो वॉल्यूम मान लो पहले 100 मीटर क्यूब था, तो ये वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा इसका, अगर इसकी बात करें तो वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू द साइज क्या होगा? घट गया। मतलब वॉल्यूम मास के अकॉर्डिंग डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है, मतलब एक्सटेंट पे डिपेंड कर रहा है, साइज पे डिपेंड कर रहा है। चलिए इसका आंसर हो गया आपका वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 3, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर निकालने के लिए क्या करते हो? एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब कुछ नहीं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर इन केल्विन, बस केल्विन में उसको बदल देना है। अच्छा, केल्विन में ऑलरेडी दिया हुआ है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ नहीं चुकाना चाहिए, है ना, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, आपको इसको चेंज करना होगा। जैसे मान लो कि सेल्सियस में चेंज करना है, तो आपको पता है कि केल्विन क्या होता है? केल्विन होता है सेल्सियस प्लस 273। तो आपको सेल्सियस निकालना है, तो केल्विन 77 माइनस 273 कर दो आप, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? -196 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 4, अ थर्मामीटर रीड्स 73.5 डिग्री सेल्सियस एंड द करेक्शन फ्रॉम कैलिब्रेशन कर्व इज -0.35 डिग्री सेल्सियस इन द मेजरमेंट रेंज ऑफ 70 डिग्री सेल्सियस टू 90 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द ट्रू वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर? ठीक है, देखो इसमें क्या है कि 73.5 डिग्री सेल्सियस उसका क्या है? किसी बॉडी का टेम्परेचर थर्मामीटर मेजर करता है, और करेक्शन उसमें -0.35 है, ठीक है ना, करेक्शन -0.35 है। मतलब कि ये इतना, समझे, इतना जो है ये आपका वैल्यू रीडिंग ज़्यादा कर रहा है, तो इसको एक्चुअल करोगे आप तो इसमें -0.3 कर दोगे, राइट। तो -0.3 कर देना है इसमें। क्यों? क्योंकि 73.5 ये तो आपका वैल्यू दे रहा है, लेकिन उसमें करेक्शन रिक्वायर्ड, एक्चुअल नहीं है ये मेजर्ड वैल्यू है, एम भी मेजर्ड वैल्यू। तो एक्चुअल वैल्यू जब भी निकालोगे तो उसमें करेक्शन को क्या कर दोगे? कॉपअप कर दोगे, राइट। तो यहाँ से आप देख लोगे वैल्यू क्या आएगी? 73.15 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी होगा आपका, ठीक है। चलिए, द इक्विलिब्रियम सेट ऑफ सब्सटेंस व्हिच कोएग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर फॉर्म एट अ सिंगल पॉइंट। मतलब सिंगल पॉइंट पर तीनों फेज हो, सॉलिड भी हो, लिक्विड भी हो, गैस भी हो, तीनों एग्जिस्ट करता हो, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, तो वाटर के केस में जो ट्रिपल पॉइंट होता है वो होता है 0.01 डिग्री सेल्सियस, या इसी में 273 जोड़ दोगे तो केल्विन में बोल सकते हो 273.16 केल्विन, राइट। और अगर प्रेशर की बात करें तो प्रेशर होता है 0.611 किलो पास्कल। ठीक है, ये आपका ट्रिपल पॉइंट पे प्रेशर है। ट्रिपल पॉइंट पे टेम्परेचर आपका 273.16 केल्विन होता है, प्रेशर 0.611 किलो पास्कल, या बोल सकते हो 611 पास्कल होता है, राइट। चलिए,
When the state is being changed from gas to liquid through the process of condensation, the temperature is. When the state is being changed from gas to liquid through the process of condensation, the temperature. अच्छा देखो, ये फेज चेंज हो रहा है, गैस से लिक्विड में आ रहा है। मान लो कि वाटर वेपर है तुम्हारा, वाटर का ही हम समझ लेते हैं, वाटर वेपर है, ठीक है। ये आपका किस में चेंज हो रहा है? लिक्विड वाटर में, लिक्विड वाटर में। तो जिस ड्यूरेशन पर चेंज हो रहा है, ठीक है ना, जब केवल फेज चेंज हो रहा है उस समय टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। मान लो 100 डिग्री सेल्सियस वेपर है, तो ये जब तक 100 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नहीं हो जाएगा, कन्वर्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन के ड्यूरेशन में टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। जब प्योर लिक्विड बन जाएगा, टोटल सब्सटेंस जितना वेपर था वो जब लिक्विड बन जाएगा, उसके बाद इसको कूल करोगे तब इसका टेम्परेचर 99, 98 ऐसे घटेगा। लेकिन ड्यूरिंग कंडेंसेशन टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो आपका रिमेंस कांस्टेंट। चलिए, तो मतलब फेज चेंज में क्या होता है? टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर ये आप जान ही रहे हो, केल्विन, ठीक है। ये कन्वर्जन का फॉर्मूला है। अगर सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन में कन्वर्ट करना हो आपस में, तो C/5 इक्वल टू F-32/9 इक्वल टू K-273/5। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज बेस्ड ऑन, हमने लेक्चर में आपको पढ़ाया है कि टेम्परेचर का जो मेजरमेंट होता है वो जीरोथ लॉ पे क्या होता है? बेस्ड होता है। और फर्स्ट लॉ सम, देखो समझ लो, जीरो लॉ से तुम क्या जानते हो? जीरो लॉ से टेम्परेचर मेजरमेंट सीखते हो, स्केल वेस्केल सीखते हो टेम्परेचर का। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से क्या सीखते हो? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन या कन्वर्जन तुम कह सकते हो। और सेकंड लॉ से क्या सीखते हो? सेकंड लॉ से एंट्रोपी सीखते हो, ठीक है ना, जिसमें इफिशियंसी की भी बात होती है, COP की भी बात होती है, ठीक है। चलिए 9 जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेट्स दैट, कह रहा है कि जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है? तो कुछ नहीं, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है? अगर तीन सबस्टेंस A B C हैं, A B इक्विलिब्रियम में है, B C इक्विलिब्रियम में है, तो A और C भी क्या होंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। तो ऑप्शन देख लो आप, when two states are in thermal equilibrium with third system they are in thermal equilibrium with each other. Option D is correct. Number 10, the thermoelectric effect was first observed by, thermoelectric effect समझते हो? थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब कि तुम कुछ टेम्परेचर डिफरेंस प्रोवाइड कर रहे हो, थर्मल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर रहे हो, ठीक है। तो इस इफेक्ट को सीबेक इफेक्ट बोलते हैं, सीबेक इफेक्ट। इसमें क्या होता है कि जो हीट एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। इसको आप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेशन भी बोलते हो। तो इसमें होता क्या, ये सीबेक इफेक्ट बोलते हैं कि अगर मान लो ये आपका दो मेटल वायर है, ठीक है, एक मेटल वायर ये है, देखिए ये है, ये जंक्शन है, ठीक है, ये क्या है? जंक्शन है। तो इन जंक्शन के बीच अगर टेम्परेचर का डिफरेंस क्रिएट कर दे, तो मान लो इसको आइस पॉइंट पे रख दिया, आइस पॉइंट मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे रख दिया, और इसको कुछ और मान लो का स्टीम पॉइंट पे रख दिए, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो टेम्परेचर का डिफरेंस हुआ। तो तुमने एक्चुअली क्या किया? थर्मल इफेक्ट दिया इसको। तो थर्मल इफेक्ट देने के बाद होता क्या है कि इसके बीच जो है ना, इन दोनों के बीच, इन दोनों टर्मिनल के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। क्या क्रिएट हो जाता है? डेल्टा V, पोटेंशियल डिफरेंस, जिससे कारण करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना शुरू हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रिकल इफेक्ट मिलना शुरू हो जाता है। तो इसको एक साइंटिस्ट थे सीबेक, है ना, उन्होंने ही दिया था, इसलिए इसका नाम है सीबेक इफेक्ट। थर्मोकपल्स आर यूज फॉर मेजरिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर। थर्मोकपल्स किस लिए? थर्मोकपल्स टेम्परेचर के लिए मेजरमेंट के लिए यूज होते हैं, ठीक है, थर्मोकपल्स, ये तो आप जानते ही होंगे। द टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज अ मेजर ऑफ, टेम्परेचर ऑफ गैस जो है वो किस चीज़ का मेजर है, क्या बतलाता है, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, राइट, एंड एवरेज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, नन ऑफ दिस। तो देखो भाई, जो गैस का टेम्परेचर होता है ना, तो उससे काइनेटिक एनर्जी उसकी प्रभावित होती है, ठीक है। गैस का टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा, उसके मॉलिक्यूल्स उतने ही एक्साइटेड स्टेट में और वाइब्रेटिंग होंगे, मतलब उसके मॉलिक्यूल इतना ही भागते हुए नजर आएंगे तुम्हें, तो काइनेटिक एनर्जी उनकी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो यहाँ से हमको ये भी क्लियर हो रहा है कि ऑप्शन बी इज राइट। फॉर्मूला देख लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करती है, क्या फॉर्मूला है? तो 3/2 K इंटू टी, टी इज इन केल्विन और K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। तो 3/2 KT। तो काइनेटिक एनर्जी इस तरीके से टेम्परेचर पे डिपेंड करता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम बिटवीन टू और मोर बॉडी एग्जिस्ट व्हेन दे आर ब्राउट टुगेदर देयर इज नो चेंज इन। क्या कह रहा है? कह रहा है कि थर्मल इक्विलिब्रियम बिटवीन टू और मोर बॉडीज एग्जिस्ट, दो से ज़्यादा बॉडीज हैं उनके बीच थर्मल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है ना। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब समझ रहे हो कि दोनों के बीच कोई टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है। तो ये तो ऑप्शन क्लियर है, इसमें सी होगा आंसर इसका। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर हाई टेम्परेचर इन फर्नेस। फर्नेस में हाई टेम्परेचर मेजर करने के लिए कौन सा थर्मामीटर यूज करते हैं? देखो नॉर्मल जो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, सॉरी थर्मामीटर तो तुम यूज करते हो तो एक क्लिनिकल थर्मामीटर, मतलब ये ज़्यादा 1000 डिग्री सेल्सियस तक मेजर कर सकते हो, ज़्यादा नहीं। मान लो कि तुम्हें 1500, 2000, 2500 डिग्री सेल्सियस फर्नेस का टेम्परेचर मेजर करना है, ठीक है, वहाँ बहुत हाई टेम्परेचर होता है। तो उसके लिए एक होता है पैरोमीटर, एक डिवाइस होता है पैरोमीटर, ठीक है, जो अगर पूछे कि ये रेडिएशन भी मेजर करता है ना, तो मोस्टली वर्क करता है बाय सेंसिंग द रेडिएशन, ठीक है। तो मतलब हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए आप क्या यूज करोगे? पैरोमीटर, ठीक है। कैलोरीमीटर से तो आप स्पेसिफिक उसका कैपेसिटी पता करते हो कि पर केजी कितना जूल हो कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी कमर्शियल सब्सटेंस देगा, मतलब 1 केजी अगर कोल को जलाएंगे तो कितना जूल एनर्जी प्रोवाइड करेगा, वो क्या कैलोरीमीटर, कैलोरीफिक वैल्यू देता है तुम्हारा। बैरोमीटर तुम जान ही रहो, प्रेशर में एयर प्रेशर मेजर करता है। द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ओबे डेबेटिक्यू लॉ, राइट एट। तो ये ऑप्शन आपका होगा कि ये हर एक मतलब चाहे उसका टेम्परेचर लो हो हाई हो, ठीक है, उससे मतलब नहीं है, पर प्रेशर शुड बी हाई। तो ये लॉ क्या कहता है उसके बाद देख लो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द लैटिस स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट वॉल्यूम एट वेरी लो टेम्परेचर, ठीक है, it states that the specific heat of substance at extremely low temperature is proportional to the Q of the absolute temperature। कहेगा स्पेसिफिक हीट किसी सबस्टांस का है ना, उसका C का वैल्यू स्पेसिफिक हीट ऑफ द सबस्टांस एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पर प्रोपोर्शनल टू द TQ होता है, Q के प्रोपोर्शनल होता है, राइट। तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ओबेज TQ लॉ एट, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हो, सॉरी वहाँ क्या ऑप्शन बताया था, डी बताया था ना, डी नहीं होगा ना, एट वेरी लो टेम्परेचर पे ये वर्क करता है। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट मतलब सीवी की वैल्यू जो है वो TQ के प्रोपोर्शनल होती है, कब? फॉर वेरी लो टेम्परेचर, इसी को इसने क्या कह दिया, डेबे TQ लॉ, तो लो टेम्परेचर के लिए होगा। थर्मोकपल था जनरली यूज्ड फॉर एक्यूरेट टेम्परेचर मेजरमेंट अप टू। थर्मोकपल था कितना मैक्सिमम मतलब हीट मैक्सिमम टेम्परेचर मेजर कर सकते हो एक्यूरेटली, राइट। तो थर्मोकपल देखो यार, थर्मोकपल मैक्सिमम 1400-1500 से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, राइट। इसमें ऑप्शन ने बहुत क्लोज दिया है, तो आपको 1400 के आसपास, इसको 1500 रहता तो 1500 भी हम इसको ठीक कर सकते थे, राइट। तो 1400 इसका आंसर होने वाला है। तो एक्यूरेट टेम्परेचर 1400 मेजर करता है। और जो भी थर्मोकपल्स होते हैं, जो हमने अभी सीबेक इफेक्ट पढ़ा, उस पर काम करते हैं लोग, सीबेक इफेक्ट के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। द टाइम कॉन्स्टेंट ऑफ ए थर्मोकपल इज, आपने थर्मोकपल का टाइम कांस्टेंट का डिफरेंशियल पढ़ा होगा कि 63.2% ऑफ द वैल्यू जब इनिशियल वैल्यू डिफरेंस का पहुंच जाता है, तो उस समय जो भी जितना टाइम लगता है उसको अचीव करने में, उस टेम्परेचर डिफरेंस को, दैट इज टाइम कांस्टेंट, ठीक है। 63% ऑफ द वैल्यू ऑफ इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंसेस। हीट फ्लो वन बॉडी टू अनदर बॉडी, हीट फ्लो फ्रॉम वन बॉडी, गलत दिया है ना, गलत लिखा सेंटेंस। हीट फ्लो फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी व्हेन दे हैव, तो हीट कब फ्लो करेगा? जब दोनों के बीच क्या होगा? टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, सिंपल सी बात है। तो ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट, प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर कैन बी यूज्ड अप टू। अब प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर एक होता है, तो कब तक कितने टेम्परेचर तक उसको यूज कर सकते हैं? देखो इसको 800-850 से ज़्यादा तक यूज नहीं कर पाते हैं हम लोग। तो रेजिस्टेंस थर्मामीटर होता क्या? रेजिस्टेंस थर्मामीटर कुछ नहीं है, जैसे आप जानते हो कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ टेम्परेचर को वेरी करवाने पे उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, किसी सब्सटेंस का वेरी करता है।
जैसे इसमें हम प्लेटिनम वायर का यूज करते हैं, तो प्लेटिनम वायर में भी वही होता है, आप अगर रेजिस्टेंस उसका चेंज करोगे तो टेम्परेचर क्या होगा, चेंज होगा। तो कैलिब्रेट करके हम उससे उससे क्या करते हैं, टेम्परेचर का मेजरमेंट कर सकते हैं। तो 800 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर्म्स द बेसिक ऑफ मेजरमेंट ऑफ, जीरोथ लॉ भी बताए, उससे क्या तो मेजर कर पाते हो, टेम्परेचर मेजर कर पाते हो। देखो बहुत सारे एग्जाम आए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, द बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर आर मार्क्ड ऑन टेम्परेचर स्केल पी एज 130 डिग्री एंड -20 डिग्री पी रिस्पेक्टिवली। देखो कोई स्केल पी है, तो हम तो स्केल सी भी जानते हैं, डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री पे आइस पॉइंट होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम पॉइंट होता है वाटर के लिए, है ना। एक और स्केल कह रहा है कि नहीं, देखिए एक स्केल ऐसा मैं बना रहा हूँ पी स्केल, डिग्री सेल्सियस तो हम जानते ही हैं, पी कोई एक इमेजिनरी स्केल इसने बनाया है, तो उस पर कह रहा है कि -20 डिग्री सेल्सियस इसका आइस पॉइंट है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और बॉइलिंग पॉइंट 130 डिग्री पी है, मतलब ये इसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है और 0 डिग्री इसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, -20 को। तो क्या कह रहा है कि व्हाट विल बी द रीडिंग ऑन द स्केल कॉरस्पॉन्डिंग टू 60 डिग्री ऑन सेल्सियस। तो मान लो कि सेल्सियस पर 60 डिग्री सेल्सियस है, तो उससे कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या टेम्परेचर होगा, कोई बात नहीं, हम लोग निकाल लेंगे। स्केल कन्वर्जन हमने सीखा था कि मान लो ये पी स्केल है, तो पी, ठीक है, हम पहले पी और सी में रिलेशन निकाल लेते हैं, ठीक है, फॉर्मूला से। तो पी माइनस क्या करना है तुम्हें, आइस पॉइंट नीचे वाला, तो नीचे -20 है, डिवाइडेड बाई, अब इन दोनों का डिफरेंस, आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट, मतलब बॉइलिंग और फ्रीजिंग का डिफरेंस, तो 130 और -20, तो ये हो गया 150, इक्वल टू, सेम इधर करेंगे हम लोग, सी माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, ऊपर फ्रीजिंग पॉइंट माइनस करते हैं तो 0, डिवाइडेड बाई दोनों का डिफरेंस, तो 100 - 0 क्या होगा, 100। तो ये आपका हो गया। तो यहाँ पे देख रहे हो आप सकते हो कि P + 20 इक्वल टू 150 इक्वल टू C/100। अब देख रहे हो आप सी के जगह कितना रख दोगे, 60 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ क्वेश्चन में 60, तो 60/100 मतलब 6/10, ठीक है, 6/10, 10 से 10 यहाँ भी कैंसिल कर सकते हो, तो 15 6 जा 90, 90 - 20 70, तो P इक्वल टू क्या आ गया, 70 डिग्री। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। द फिक्स पॉइंट फॉर सेल्सियस टेम्परेचर आर, देखो सेल्सियस टेम्परेचर स्केल की बात कर रहा है, तो फिक्स बोल रहा है कि फिक्स्ड पॉइंट क्या क्या है इसमें। तो फिक्स पॉइंट क्या है, आइस पॉइंट भी फिक्स है 0 डिग्री, और स्टीम पॉइंट भी क्या है, फिक्स है। जब सेल्सियस स्केल की बात करते हो तो एक आइस पॉइंट होता है और एक स्टीम पॉइंट होता है, यही तो होता है कि 0 फिक्स होता है, 100 फिक्स होता है। इसी का यूज तो फिर दूसरे स्केल में आप जैसे पी स्केल में आप कन्वर्ट कर पा रहे थे, ठीक है। चलिए, तो ये आपका यहाँ पे हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि 2 गैसेस X एंड Y हैविंग द सेम टेम्परेचर T एंड सेम प्रेशर P एंड सेम वॉल्यूम V आर मिक्स्ड। अच्छा, 2 गैस है X और Y, ठीक है, टेम्परेचर P T V दोनों का सेम प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम सब सेम है, ठीक है। इफ द मिक्सचर हैज द वॉल्यूम V एंड टेम्परेचर T देन द प्रेशर ऑफ द मिक्सचर विल बी। तो देखो भाई, इन दोनों को क्या किया ना, मिक्स कर दिया आपस में, ठीक है, मिक्स कर दिया, तो मिक्सचर जो मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर आया उसका वॉल्यूम भी ही है, मतलब सेम वॉल्यूम है, ठीक है, कोई बात नहीं। एंड टेम्परेचर उसका T है, उसका प्रेशर क्या होगा। देखो इसमें कुछ नहीं करो, क्या था, एक गैस ये था, ये गैस ये था, दोनों को मिला के ये गैस बना दिया, तो मास तो कंजर्व जाएगा, तो इसका मास प्लस इसका मास इक्वल टू फाइनल मास, ठीक है। तो m1 + m2 इक्वल टू m3 आप कर दो, बस ये देखो मास कंजर्वेशन लगा दिया। तो मतलब mx गैस प्लस my गैस इक्वल टू m फाइनल जो भी होगा। तो जब mx गैस निकालोगे आप, तो उसका ये क्या था, फॉर्मूला आपको पता है ना, Pv इक्वल टू mRT, ठीक है। तो यहाँ से आप मास निकाल सकते हो Pv/RT, क्लियर। इसका भी सेम ही होगा क्योंकि वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या है, सेम है, प्रेशर भी सेम है, इक्वल टू, अब नेट मास क्या होगा, नेट मास
प्रेशर तुम्हें दिया था, हाँ प्रेशर दिया था, प्रेशर पी ही होगा, नहीं प्रेशर नहीं दिया था, प्रेशर तुम्हें निकालना है पी एफ फाइनल। वॉल्यूम दिया था कि सेम रहेगा, और टेम्परेचर भी शायद सेम ही था, यस टेम्परेचर भी सेम ही था, तो सब तरह तो कैंसिल हो गया तुम्हारा। अच्छा पी भी टू पी भी हो जाएगा, ठीक है, तो टू पी भी अब कर लेना कैलकुलेशन, तो पी एफ इक्वल टू टू पी आ गया, तो फाइनल प्रेशर क्या हो जाएगा 2 × पी, प्रेशर दोगुना हो जाएगा। चलिए, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ रियल टेम्परेचर इन थर्मोडायनामिक्स द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो समझते हो, एब्सोल्यूट जब भी कहते हो केल्विन में टेम्परेचर, मतलब 0 केल्विन कहते हो, 0 केल्विन को अगर सेल्सियस में कन्वर्ट करोगे तो कितना होगा, -273 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन है आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट स्केल। तो आप जानते हो C/5 इक्वल टू F-32/9, ठीक है ना, कन्वर्जन फ्रॉम डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। देख लो कौन सा ऑप्शन होगा। C इक्वल टू, अगर 5 को इधर ले जाओगे तो 5/9, तो 5/9 F-32, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 25 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट करेक्ट, कुछ नहीं है, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, फॉर्मूला लगा दो C/5 इक्वल टू F-32/9। C आपका 75 है तो 75/5 तो होगा 15, 15 × 9 135, 135 इधर से +32 कर दो, ये फ़ारेनहाइट हो गया, ठीक है, तो 167, ऑप्शन डी हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 27, ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर। ट्रिपल पॉइंट बताया था आपको 0.01 डिग्री सेल्सियस, ये ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर होता है, लेकिन ऑप्शन केल्विन में 273 इसमें ऐड कर दो, तो क्या आ जाएगा 273.15, अगर एग्जैक्टली कहें तो 273.15 केल्विन होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद भी ऑप्शन इस तरीके से दे रखा है, इसको 273 पॉइंट जोड़ोगे इसको ना, इसको तो आ जाएगा 16 केल्विन। तो आपको 273.15 पूरा याद रखना है, केवल 273 याद रखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ऑप्शन उस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स में आ जाते हैं, जो था मेरा खत्म हो गया। जो द फ्लोइंग इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्म मतलब कि जिसमें हीट क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, हीट रिलीज नहीं, एब्जॉर्ब हो रहा है। देखो ड्राई आइस का सब्लिमेशन, ड्राई आइस समझते हो, ड्राई आइस है सॉलिड CO2, सॉलिड, जब CO2 को सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो डेट इज नोन एज ड्राई आइस। तो ड्राई आइस को अगर सब्लिमेशन करना है, मतलब इसको वेपराइज करना है, तो वेपराइज करने के लिए क्या, तो हीट तो देना पड़ेगा ना, मतलब हीट एब्जॉर्ब होगा सिस्टम में, ठीक है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, वाटर का इवेपोरेशन भी होता है, तो क्या करता है, वाटर हीट को एब्जॉर्ब करता है, इसके बाद उसके मॉलिक्यूल क्या होते हैं, सराउंडिंग में एस्केप हो जाते हैं, चले जाते हैं, भाग जाते हैं। तो इसका मतलब कि ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होने वाला है, मतलब दोनों आंसर होगा, ठीक है, बोथ, ठीक है ना। अच्छा ये कह रहा है डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा सल्फ्यूरिक एसिड में अगर तुम वाटर मिलाओगे ना, तो इसमें उल्टा एनर्जी बाहर निकलेगा, ठीक है ना, इसमें गर्मी आएगी, हीट आएगी उस सोल्यूशन में, तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा ना कि एंडोथर्मिक। चलिए नेक्स्ट, द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए परफेक्ट गैस डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द, देखो इंटरनल एनर्जी कह रहा है परफेक्ट गैस का चेंज नहीं होता है, मतलब डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी। हमने बताया था कि इंटरनल एनर्जी जो है परफेक्ट गैस का MC/V डेल्टा T होगा, यही होता है फॉर्मूला। तो कब चेंज नहीं होगा भाई डेल्टा यू, जब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। टेम्परेचर कब चेंज नहीं होता है, जो थर्मल प्रोसेस में चेंज नहीं होता है। अब परफेक्ट गैस एट 25 डिग्री सेल्सियस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर टिल इट्स वॉल्यूम इज डबल्ड, द फाइनल टेम्परेचर विल बी, देखो इसमें क्या कह रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट है मतलब आइसोबारिक प्रोसेस है, तो प्रेशर कांस्टेंट है तो हीट एक्विलिब्रियम जो क्या होगा T होगा, क्योंकि PV इक्वल टू क्या होता है MRT, तो P जब कांस्टेंट है तो V किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, T के, मतलब V1/V2 इक्वल टू T1/T2 बोल सकते हैं, या V1/T1 इक्वल टू V2/T2, ठीक है। टेम्परेचर यहाँ केल्विन में रख देना, यहाँ से आप क्या निकाल लोगे, फाइनल टेम्परेचर निकाल लोगे, वॉल्यूम तुमको दिया हुआ ही है, वॉल्यूम डबल हो गया ना, फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया, डबल हो गया है, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लोगे टेम्परेचर 323 डिग्री सेल्सियस। ज़्यादा क्वेश्चन थियोरेटिकली हैं। इंटरनल एनर्जी ऑफ ए परफेक्ट गैस डिपेंड्स ऑन, परफेक्ट गैस का इंटरनल एनर्जी किस पर डिपेंड करेगा, अभी हमने बताया था। परफेक्ट गैस का मतलब आइडियल गैस, परफेक्ट गैस किसको बोलते हैं दोस्त, देखो एक होता है आइडियल गैस जो PV इक्वल टू MRT फॉर्मूला फॉलो करता है, PV इक्वल टू MRT, परफेक्ट गैस बोलते हैं, ये आइडियल गैस ही है, इट इज आइडियल गैस
उज जिसका जो Cp होता है या फिर Cb होता है ना, वो कांस्टेंट होता है, वो कभी चेंज नहीं होता है, तो उसको परफेक्ट गैस बोल देते हैं। परफेक्ट मतलब आइडियल गैस है जिसका Cp Cb कांस्टेंट होता है। तो हमने बताया था आपको थ्योरी में कि वो क्या होता है, mCb डेल्टा T होता है, मतलब केवल टेम्परेचर का फंक्शन होता है U, ठीक है ना, ओनली टेम्परेचर, डी आंसर हो जाएगा। कंट्रोल वॉल्यूम इन थर्मोडायनेमिक सिस्टम रेफर्स टू, कंट्रोल वॉल्यूम इन थर्मोडायनेमिक सिस्टम रेफर्स टू, कंट्रोल वॉल्यूम का क्या मतलब है, आपको मैंने बताया था कंट्रोल वॉल्यूम एक होता है क्लोज सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम में जब भी आप बात करोगे, मान लो मास है, तो इसमें मास ना तो इन हो रहा है ना आउट, मतलब ना आउट हो रहा है ना इन हो रहा है, ठीक है। तो मास कंट्रोल्ड है बिल्कुल, मास क्या है, कंट्रोल, जो इसको बोलते हैं कंट्रोल मास सिस्टम, कंट्रोल क्लोज सिस्टम के लिए। लेकिन मान लो जहाँ ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम मतलब कि इसमें ना आउटलेट लगा हुआ है, ठीक है, इनटेक है और आउटटेक है, तो यहाँ से मास आ रहा है V1 वेलोसिटी से, और यहाँ से मास निकल भी रहा है V2 से, ठीक है। मान लो वाटर की बात कर लेते हैं, वाटर V1 से आ रहा है, V2 से निकल रहा है सिस्टम में। इस सिस्टम में देख रहे हो मास क्या होगा, चेंज होते रहेगा, यहाँ आएगा फिर कुछ इससे मास निकलेगा, और डिपेंड करेगा कि किस रेट से मास इन और आउट हो रहा है। तो यहाँ मास बढ़ भी सकता है, मास घट भी सकता है, तो मास फिक्स नहीं है, कंट्रोल मास नहीं है। इस सिस्टम क्या है, इस सिस्टम में अगर तुम इसको मानते हो, लेकिन वॉल्यूम इतना ही है, वॉल्यूम फिक्स रहेगा, ये वॉल्यूम विल रिमेन फिक्स्ड, ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम। तो कंट्रोल वॉल्यूम में ये जो वॉल्यूम है, रीजन है, एरिया है, ये फिक्स रहता है, ठीक है ना, ताकि हम बाकी अन्य चीज़ें थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर सकें, थर्मोडायनेमिक स्टडी कर सकें। तो फिक्स रीजन की बात करता है स्पेस, तो फिक्स रीजन और स्पेस, ठीक है। चलिए, when a closed system undergo a thermodynamic cycle, the net heat transfer is equal to work transfer this assessment is associated with, करेंगे अगर क्लोज सिस्टम में, कोई भी अगर क्लोज सिस्टम है, ऐसा गया 1 to 2 और फिर वापस चला गया, क्योंकि साइकिल है, थर्मोडायनेमिक साइकिल में जा रहा है, तो 1 से 2 गया और 2 से 1 वापस आ गया। इस केस में तुमको पता है कि समेशन ऑफ क्यू, टोटल जो हीट कंटेंट होगा, नेट हीट ट्रांसफर इक्वल टू टोटल वर्क, नेट वर्क डन बाय द सिस्टम, क्योंकि डेल्टा यू इसमें 0 हो जाएगा, ठीक है। तो साइकिल में क्या होता है कि जो नेट समेशन होता है क्यू का, वो समेशन डब्ल्यू के इक्वल होता है। तो ये चीज़ कहाँ से आपको आता है, फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी कंजर्वेशन, इसमें सोचना ही क्या है। चलिए, ये यहाँ पे आपका फिनिश होता है। हाँ, नेक्स्ट 34, इफ द क्लोज सिस्टम ओबेज द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ फर्स्ट लॉ इक्वेशन डी क्यू इक्वल टू ड्यू प्लस पी डी वी, देन इट इज गोइंग एन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। कोई जरूरी नहीं है, अगर Q इक्वल टू तुम्हारा दिया हुआ है U प्लस डब्ल्यू ही तो है, ये डब्ल्यू मतलब क्या, पी डी वी, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि ये तो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स का बेसिक है, लेकिन इसमें किया क्या है कि W को जगह पर पी डी वी लिख दिया है। तो वर्क डन जो पी डी वी है, वो केवल तुम क्लोज सिस्टम के लिए लिख सकते हो। किसके लिए, क्लोज सिस्टम जो कि कॉम्प्रेसिबल हो, और चूँकि इक्विलिब्रियम से जो भी फार्मूला आएगा थर्मोडायनामिक्स में, वो इक्विलिब्रियम के लिए आएगा, मतलब प्रोसेस रिवर्सिबल भी होना चाहिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो, इट इज ए सिंपल कॉम्प्रेसिबल सबस्टांस, यहाँ देखो, सिस्टम अंडरगोइंग रिवर्सिबल प्रोसेस। ये रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल के लिए तो होगा नहीं, रिवर्सिबल के लिए होगा, क्योंकि फार्मूला जो भी हम निकालते हैं थर्मोडायनामिक्स में, जो भी हम डिस्कशन करते हैं, वो हम ये मानते हुए डिस्कशन करते हैं कि द प्रोसेस इज गोइंग थ्रू इक्विलिब्रियम। हर एक स्टेट उसमें जो है, हर एक जो पॉइंट है, वो हमेशा ऑलवेज क्या है, क्वासी स्टैटिक है, और इक्विलिब्रियम स्टेज में हर एक पॉइंट है, मतलब वो प्रोसेस बहुत ही स्लो है, ठीक है ना, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होना चाहिए। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अ सैंपल आइडियल का था इंटरनल एनर्जी यू, ठीक है, एंड इज देन कंप्रेस्ड टू 1/2 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम व्हाइल द टेम्परेचर स्टेज द सेम। देखो, इसमें क्या बोल रहा है कि टेम्परेचर आप सेम रख रहे हो, स्टार्टिंग टेम्परेचर भी टी था, फाइनल भी टी है, तो कह रहा कि न्यू इंटरनल एनर्जी क्या होगा, अरे भाई इंटरनल एनर्जी तो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ही होता है, तो जब टेम्परेचर ही चेंज नहीं करो तो इंटरनल एनर्जी चेंज कहाँ से होगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम विथ इंटरनल एनर्जी नोन एज, कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ पी भी प्लस सम प्लस यू,
ये क्या होता है, एंथैल्पी होता है H, राइट। तो ऑप्शन एज करेक्ट। द फॉलोइंग द स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन फॉर बॉयलर। देखो स्टेडी फ्लो इक्वेशन की बात कर रहा है, मतलब ओपन सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो ओपन सिस्टम का इक्वेशन क्या होता है, आपको जानते हो, H1 इंथैल्पी भी उसमें होता है, H1 प्लस वी स्क्वायर बाई टू, ये वेलोसिटी है ना, वी स्क्वायर बाई टू, प्लस पोटेंशियल एनर्जी भी उसमें आता है GZ1, राइट। एक प्लस उसको कुछ हीट दे रहे हो आप, तो उससे फाइनल क्या मिल रहा है, H2 मिल रहा है, प्लस V2 स्क्वायर बाई टू मिलेगा, प्लस GZ2 पोटेंशियल मिलेगा, प्लस कुछ वर्क होगा, राइट। तो ये इक्वेशन आपका होता है। तो बॉयलर के लिए क्या होगा भाई, तो बॉयलर में क्या वेलोसिटी तो बहुत ही मतलब नेग्लिजिबल मान के चलोगे तुम, वेलोसिटी के यहाँ पे खत्म हो जाएगा। पोटेंशियल, तो बॉयलर जब भी रहता है तो उसका कितना पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, थोड़ा सा मान लो टिल्ट है भी तो ज़्यादा पोटेंशियल का डिफरेंस थोड़ी है, ठीक है। अगर लेवल से देखें तो बहुत मतलब नेग्लिजिबल है। बाकी उसके इंथैल्पी के रिस्पेक्ट में, जो स्टीम की इंथैल्पी है ना, 1000 किलो जूल 2000 किलो जूल, उसके रिस्पेक्ट में क्या ही है, तो पोटेंशियल भी नेगलेक्ट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। हीट ट्रांसफर तो हो ही रहा है, obvious सी बात है, ठीक है। हीट ट्रांसफर आपका हो रहा है। वर्क डन क्या होगा, बॉयलर में वर्क डन क्या 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 मतलब है, ठीक है। उसमें कोई ना शाफ्ट है, ना इलेक्ट्रिकल वर्क है, ना सॉफ्ट वर्क है। तो हमारा बच गया कि H1, हमारा इक्वेशन फाइनली क्या बचा कि H1 इक्वल टू क्यू प्लस H2, यहाँ तक क्यू आ गया, H1 माइनस H1 सॉरी प्लस H2 माइनस H1, ऑप्शन बी इज करेक्ट। जनरल एनर्जी इक्वेशन फॉर सिस्टम बॉयलर इज, फिर वही बॉयलर का इक्वेशन पूछ रहा है आपका, सेम क्वेश्चन है। विच इक्वेशन करेक्टली रिप्रेजेंट्स द स्टेडी फ्लो प्रोसेस वे एंथैल्पी वर्क एंड हीट आर इन। तो स्टेडी फ्लो इक्वेशन जो होता है ना, स्टेडी फ्लो इक्वेशन वो ओपन सिस्टम के लिए वर्क करता है, ओपन सिस्टम के लिए। तो उसमें क्या होता है, H1 होता है, ठीक है, वेलोसिटी होता है C1 स्क्वायर बाई टू, ठीक है, Z1 पोटेंशियल का टर्म आता है, प्लस हीट होता है, ठीक है, ये भी हीट है, ठीक है, फिर यहाँ पे वर्क आता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है आपका वो आई थिंक थोड़ा सा उसमें क्या है, हाँ अच्छा, वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, इन्होंने क्या किया ना, सबको किलो जूल में चेंज कर दिया है, थाउजेंड है ना, किलो, अच्छा यहाँ पे किलो जूल पर केजी में लिखा ही वही है, ठीक है। अगर जूल की बात करता तो ये ऑप्शन होता, लेकिन वो किलो जूल में उन्होंने दिया है, ठीक है। तो इसको कन्वर्जन करने के बाद जूल में ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। सी और ए एक ही जैसा दिख रहा है, राइट। अच्छा यहाँ 1000 का अंतर है, 1000 का अंतर इसलिए है क्योंकि इन्होंने यहाँ किलो जूल पर केजी में स्पेसिफाई जितने एंथैल्पी वर्क और हीट है उसको किलो जूल में रखा है। तो किलो जूल में रखा है तो उसको जूल में कन्वर्ट करोगे, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आपका मतलब किलो जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स होल्ड्स ट्रू फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के लिए क्या सही है, एंट्रोपी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंट्रोपी की बात ही नहीं करता है, तो सेकंड लॉ बात करता है। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम यस रिमेंस कांस्टेंट, एनर्जी कंजर्व होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यही तो बोलता है। चलिए, एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम एंड इट्स यूनिट इज। बोला कि एंथैल्पी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अरे भाई एंथैल्पी जो है ना, एंथैल्पी वो स्मॉल एच लिखते हैं तो वो है स्पेसिफिक एंथैल्पी, ठीक है, पर केजी, ये होता है जूल पर केजी, ये होता है जूल में, ठीक है। तो वो एक्सटेंट पर डिपेंड करता है ना, मास बढ़ाओगे तो एंथैल्पी चेंज होता है, तो वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। और इसका यूनिट क्या होगा, तो इसका यूनिट होगा जूल, लेकिन यहाँ किलो जूल दिया है तो कोई बात नहीं। The heat interaction of the system is a function of temperature only, Q equal to 30 plus 1 T kilojoule. If the system does a work of 2 kilojoule per Kelvin, 2 kilojoule per kg इसको लिखना चाहिए, पर यूनिट मास होगा ना। What is the increase in internal energy per degree temperature? ये पे अच्छा पर केल्विन ही है इसका मतलब, क्योंकि पर डिग्री टेम्परेचर यहाँ पे इंटरनल एनर्जी पूछ रहा है। तो कुछ नहीं, Q इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू वाला ही फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्यू फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, तो डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू यहाँ पे लगा देंगे, राइट। और फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे इस तरीके से, जैसे क्यू तुम्हारा दिया हुआ है ऑप्शन देखो,
क्यू दिया है 30 + 1T, मतलब 30 + T, राइट। और डेल डब्ल्यू, और जो तुम्हारा दिया है 2 किलो जूल पर केल्विन, जो वर्क की बात कर रहा है, तो ये है क्या, W/T है एक तरह से, मतलब डेल W/T कह सकते हो इसको, तो ये भी दिया रखा है। और तुमसे पूछ रहा है du/dt, इंटरनल एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर। देखो यहाँ इंटरनल एनर्जी पर डिग्री, सॉरी इंटरनल एनर्जी पर डिग्री, तो du/dt पूछता है। तो तुम जानते हो जनरल फॉर्मूला क्या जानते हो, Q + W, लेकिन हम डेल के बारे में बात करेंगे, डेल पे बात करेंगे, ठीक है ना, और सब में बाई टी कर देंगे, क्योंकि बाई टी के टर्म में ही पूछा है, डेल W/डेल टी, ठीक है ना। तो डेल Q/डेल टी यहाँ से निकाल लोगे, 30 आ जाएगा, 30 का 30 तो 0 हो जाएगा ना, केवल 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 आ जाएगा यहाँ पर। डेल U/डेल टी तुम्हें निकालना है। डेल W/डेल टी देखो यहाँ पे डेल W/डेल टी 2 दे रखा है क्वेश्चन में ही, तो 1 - 2 -1, तो डेल U/डेल टी क्या आ गया, -1 आ गया, -1 ऑप्शन अब देख लो, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 43 देखो, व्हिच आर द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोसेस शोन बिलो, ठीक है। ये देखो 1 से 2 आ रहा है पहले, फिर 2 से 1 लौट रहा है, कोई बात नहीं। तो इसमें क्या होता है कि समेशन Q इक्वल टू क्या होगा, समेशन W, साइकिल में है तो एनर्जी कंजर्वेशन ऐसे ही लगाओगे, क्योंकि इंटरनल एनर्जी का चेंज तो 0 होगा साइक्लिक प्रोसेस में, तो बस लगा दो Q, तुम जाओ 1 से 2 A होते हुए, तो A होते हुए 1 से 2 जाओ, प्लस Q फिर जाओ 2 से B होते हुए, 2B1 इक्वल टू वर्क का भी लिख दो, वर्क जाओगे तुम A से होते हुए 1 से 2, प्लस वर्क B से होते हुए 2 से 1, ठीक है। ये ऑप्शन आप देख लो कहाँ पे है, तो ऑप्शन सी होगा इसमें। फॉर ए प्रोसेस विच इज नॉन फ्लो, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेट्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सिंपल है, Q इक्वल टू U + W, ये तो बताता है, Q, U और W में रिलेशन बताता है, राइट। तो फॉर प्रोसेस विच इज नॉन फ्लो, अभी नॉन फ्लो का मतलब क्या कहना चाह रहा है, द फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेट्स दैट, कुछ नहीं, सिंपली देखो कहाँ फॉर्मूला फिट हो रहा है, Q इक्वल टू U + W, ये फॉर्मूला फिट हो रहा है, क्योंकि अगर तुम W को इधर लाओगे तो Q इक्वल टू U + W हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इज राइट। 45 में चलते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन द हीट सप्लाइड टू द सिस्टम इज मोर देन द वर्क ट्रांसफर आउट ऑफ द सिस्टम, कह रहा है कि कोई भी सिस्टम है तो कुछ हीट ट्रांसफर कर रहे हो, मान लो उसको 50 किलो जूल हीट दे रहे हो, ठीक, इज मोर देन द वर्क ट्रांसफर आउट ऑफ द सिस्टम, लेकिन अगर सिस्टम में तुम्हें वर्क मिल रहा है मान लो कि 20 किलो जूल का ही मिल रहा है, ये कहना चाह रहा है हीट ट्रांसफर जो है, हीट सप्लाई टू द सिस्टम, हीट सप्लाई मतलब हीट इसको दिया जा रहा है, वर्क आपका बाहर आ रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि क्या होगा, कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी, डिक्रीज इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज होगा, देखो भाई 50 किलो जब जूल था, 20 किलो जूल बाहर, मतलब वर्क के रूप में मिल पाए, तुम 50 किलो जूल हीट लगाए, इनपुट लगाए, आउटपुट तुमको जो वर्क के रूप में मिल रहा है, इंजन वर्क के रूप में दे रहा है 20 किलो जूल दे रहा है, तो 30 किलो जूल गया कहाँ, 30 किलो जूल इसके इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में गया, मतलब ये हीटअप हो गया इंजन, ठीक है, वो लॉस हो जाएगा एक तरह से, तो 30, तो इंटरनल एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज हो गया होगा, तो ऑप्शन देख लो आप, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, ऑप्शन सी। Which formula is correct description of slope of adiabatic curve डिपिक्शन, अच्छा एडियाबेटिक कर्व जो है, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, ऐसे एडियाबेटिक कर्व है, तो कह रहा है कि स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, dp/dv इक्वल टू गामा टाइम उसके लिए माइनस होता है, क्योंकि स्लोप नेगेटिव होगा ना इसमें, अगर इस तरह का कर्व है एडियाबेटिक है तो स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा, राइट, तो माइनस गामा टाइम p/v होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है, इसका डेरिवेशन यहाँ से आप देख सकते हो। व्हाट इज द ड्रॉप इन एंथैल्पी फॉर अ स्टीम vessel which is perfectly insulated and does not work, has an exit velocity of steam at 40 मीटर पर सेकेंड।
तो देखिए इसमें क्या है कि स्टीम विसिल की बात कर रहा है, मतलब बॉयलर टाइप सिस्टम की बात कर रहा है, तो उसमें ओपन स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाना पड़ेगा क्योंकि ओपन सिस्टम है। तो उसमें यही फॉर्मूला लगेगा आपको। ये सब तो आप पोटेंशियल काइनेटिक तो जीरो मान के चलोगे, ठीक है। तो इधर हो जाएगा H1 प्लस क्यू इक्वल टू H2 प्लस डब्लू, राइट। ये मान के चलोगे, और जो कि बॉयलर है तो उसमें वर्क को भी जीरो कर दोगे, वर्क क्या होगा उसमें। तो बस ये आपका फॉर्मूला आ गया, यहाँ से आप देख सकते हो क्या निकलना है आपको। अच्छा, एग्जिट वेलोसिटी दे रखा है, ओके, तो एग्जिट वेलोसिटी को आप नेग्लिजिबल नहीं मान सकते हो, तो कोई बात नहीं, वेलोसिटी लगा दो v2 स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो वेलोसिटी 40 ले लोगे। ड्रॉप इन एंथैल्पी, तो H1 माइनस H2 पूछ रहा है तुम्हें, है ना। और परफेक्टली इंसुलेटेड है तो Q भी जीरो है, मतलब H1 माइनस H2 इक्वल टू हो जाएगा v2 स्क्वायर बाई 2। ये आपका जूल में आएगा, जूल पर केजी में, फिर 1000 से डिवाइड कर दोगे तो ये किलो जूल में हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हो, इस तरीके से कैलकुलेशन किया जा सकता है। अगैसिज 41 मिनट हो चुका है, ठीक है। चलिए 50 तक इसमें हम करने वाले हैं, तो 48 तक पहुँच चुके हैं। अगैसिज कॉम्प्रेस्ड फ्रिक्शन लेस फ्रॉम एन इनिशियल स्टेज ऑफ y meter cube and 1 megapascal to a final state of 0.2 meter cube and 1 megapascal. There is a transfer of 40 kilojoule of heat from the gas and drop of 20 kilojoule of internal energy. What is the initial state volume of the gas? देखो क्या कहना चाह रहा है। There is a transfer of 40 kilojoule from heat from the gas. Okay. गैस से बाहर हीट निकल रही है 40 किलोजूल, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मतलब जो Q है वह -40 किलोजूल बाहर निकल रहा है हीट, ठीक है। एंड ड्रॉप ऑफ 20 किलोजूल, इंटरनल एनर्जी भी जो है ना, इंटरनल एनर्जी भी जो है 20 किलोजूल से ड्रॉप कर रहा है, मतलब -20 किलोजूल है। तो यहाँ से वर्क तुम निकाल लोगे, ठीक है ना। Q इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाओगे तो Q इक्वल टू क्या होगा, U प्लस W। U क्या है -40, राइट। इंटरनल एनर्जी क्या है -20 प्लस W, तो वर्क हो जाएगा यहाँ से -20, वर्क क्या हो जाएगा -20 किलो जूल। चलिए, तो वर्क हमको मिल गया कितना, -20 किलो जूल। तो अगर जूल में चेंज कर देंगे तो फिर 3 जूल हो जाएगा, ठीक है। तो वर्क मेरा आ चुका है। अच्छा अब देखो, तुम्हारा तो पूछ कह रहा है स्टेट वॉल्यूम पूछ रहा है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, PdV होता है। तो PdV होता है, तो तुम यहाँ पे देख लो, ऐसा समझ लो कि प्रेशर तुम्हें दे रखा है 1 मेगापास्कल, 1 मेगापास्कल प्रेशर कांस्टेंट हो गया, तो 1P को बाहर कर लो, 1 मेगापास्कल, DV को इंटीग्रेट करोगे तो V2 माइनस V1 आएगा इक्वल टू समथिंग। क्योंकि प्रेशर मेगापास्कल में है तो उसको 10⁻6 से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, पास्कल में हो जाएगा। इनिशियल वॉल्यूम तुम्हें दे रखा है y मीटर क्यूब, ठीक है ना। इनिशियल वॉल्यूम दे रखा है y मीटर क्यूब और फाइनल वॉल्यूम है 0.2 मीटर क्यूब, कोई बात नहीं। तो इनिशियल है y मीटर क्यूब, तो यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ पे जो है ना इनिशियल वॉल्यूम, ये तुम्हारा y है और ये तुम्हारा 0.2 है, तो यहाँ वैल्यू रख दोगे, यहाँ से y की वैल्यू निकल जाएगा। देखो यहाँ कैलकुलेट कर लिया गया है। Which equation best describe the first law of thermodynamics? First law of thermodynamics क्या है, सिंपल Q इक्वल टू U प्लस W, देख लो कहाँ पे A में है ना, A में Q इक्वल टू U प्लस W, ठीक है। 50 this will be the last question of today, right? The internal energy of a system is function of temperature only, E equal to 30.05 T. Okay. If the system does the work of 0.5 kilojoule per Kelvin, what is the increase in heat interaction per degree temperature? देखो भाई, इसमें कुछ नहीं करना है, Q इक्वल टू U प्लस W है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हीट इंटरेक्शन पूछ रहा है पर डिग्री, मतलब डेल U बाई डेल T पूछ रहा है, डेल Q बाई डेल T पूछ रहा है, तो टेल सब हम डेल T से डिवाइड कर देंगे, नो प्रॉब्लम। क्या हो जाएगा मेरा, तो डेल U बाई डेल T, इसको तुम डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, 30 आएगा। 30 प्लस 30, तो अरे यार 30 तो जीरो हो जाएगा ना, डिफ्रेंशिएट करोगे तो केवल 0.5 आएगा, 0.5 प्लस वर्क का देख लो, वर्क का भी 0.5 किलो जूल पर केल्विन दे रखा है, तो 0.5 किलो जूल पर केल्विन इसका वैल्यू हो गया, इसका वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया,
ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक क्वेश्चन नंबर 50 तक ही एंड करते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे का जारी रखेंगे इस PYQ को। तब तक के लिए धन्यवाद।